दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। आज लेकर चलता हूँ आपको इतिहास के झरोकों में और आपको सुनाऊंगा एक किस्सा भारत के पहले विमान हाईजैक का, जिसके बारे में पाकिस्तान भी दावा करता था। पाकिस्तान को भी ये रहा कि उसकी खुफिया एजेंसी ने उसकी खुफिया एजेंसी के लोगों ने भारत के विमान का अपहरण किया। और उधर भारत के भी कुछ रिटायर्ड सुरक्षा अधिकारी ये दावा करते हैं कि उस विमान के अपहरण को हमारी खुफिया एजेंसी की सहमति थी। सच क्या है झूठ क्या है यह आप अंदाजा खुद लगाना दोस्तों। लेकिन उससे पहले जब तक ये आपके पास मेरा वीडियो पहुंचेगा तब तक दिल्ली के अंदर मतदान पूरा हो चुका होगा। फिलहाल सिर्फ मैं यही उम्मीद कर सकता हूं कि दिल्ली के मतदाताओं ने मुफ्त की रेवड़ियों के लालच में न फंसकर विकास की राजनीति को चुना होगा और निश्चित रूप से उन्होंने दिल्ली को शहरी नक्सलियों के जंजीरों से मुक्त कराकर किसी ऐसे राजनीतिक दल को कमान सौंपने का निर्णय करा होगा जो भारत के संविधान में विश्वास करता हो, जो भारत की एकता में विश्वास करता हो और जो लोकतंत्र में विश्वास करता हो। बाकी फैसला क्या है यह 8 तारीख को पता लगेगा। दोस्तों सबको पता है मौनी अमावस्या के दिन कुंभ में एक हादसा हुआ, लेकिन भारत के कुछ नेता उस पर कुछ इस तरीके का बयान कर रहे हैं कि उन बयानों पर शर्मिंदगी भी है और उन बयानों की वजह से कुछ शक भी खड़े हो रहे हैं कि कहीं वो हादसा ही नहीं था बल्कि एक साजिश थी। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच के आदेश दे दिया। वो हादसा है या साजिश है ये जांच के बाद पता लगेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि नेताओं का बयान ये इशारा कर रहा है कि कहीं ये साजिश तो नहीं है। और यदि साजिश हुई तो उन्होंने कहा कि साजिशकर्ता सुन लें, खुफिया एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां इस घटना की तह तक जाएंगी और यदि कोई साजिश करता हुआ तो वो छिपा नहीं रह सकता। हमारी एजेंसियां उसको पकड़ लेंगी और उसको इसी तरीके से दंड दिलाया जाएगा जैसे देश की जनता ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों को कैसे दंडित किया जाता है। फिलहाल हम यही उम्मीद करते हैं कि वो साजिश ना हो, हादसा ही हो। लेकिन यदि वो हादसा है तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान की प्रशंसा करनी होगी और और साजिशकर्ताओं को सब पकड़ निश्चित रूप से पकड़ा जाना चाहिए। दोस्तों आ जाता हूँ आपको घटना पर लेकर। तारीख थी 30 जनवरी, साल था 1971। इंडियन एयरलाइंस का एक विमान श्रीनगर से जम्मू के लिए उड़ान भरता है। जहाज जैसे ही आसमान में उड़ता है पहुंचता है, 2 युवक खड़े हो जाते हैं। एक का नाम अशरफ कुरैशी और दूसरे का नाम हाशिम कुरैशी। हाशिम कुरैशी पिस्तौल हाथ में लेकर पायलट की कॉकपिट में घुस जाता है और पायलट की कनपट्टी पे पिस्तौल रख देता है और कहता है कि जहाज को लाहौर की ओर ले चलो। अशरफ कुरैशी लॉबी में खड़ा हो जाता है। यात्री हल्ला गुल्ला करने लगते हैं, रोना झींकने लगते हैं कि भाई ये ऐसा क्यों कर रहे हो। अशरफ कुरैशी अपने हाथ में पिस्तौल लेता है और एक हाथ में बम दिखाता है यात्रियों को। जो रोएगा, बोलेगा, हल्ला करेगा या कोई हरकत करने का प्रयास करेगा तो यही विमान को विस्फोट से उड़ा दिया जाएगा और सबकी हत्या हो जाएगी। विमान में सन्नाटा छा जाता है। भारत के एजेंसियों को पता लगता है कि भारत के एक विमान का अपहरण हुआ है। पता लगता है कि अपहरणता कह रहे हैं कि हम जहाज को लाहौर लेकर जाएंगे। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर जहाज को लाहौर की ओर जाने दिया जाता है और जहाज लाहौर हवाई अड्डे पर जाकर उतर जाता है। वहां पर जहाज का अपहर्ता हाशिम कुरैशी ये मांग करता है कि नेशनल लिबरेशन फ्रंट के 36 आतंकवादी जो भारत के जेलों में बंद हैं उन्हें रिहा किया जाए। नेशनल लिबरेशन फ्रंट पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI द्वारा गठित एक कश्मीरी आतंकवादी संगठन था।
जो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानता था, कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा मानता था और कहता था कि कश्मीर को भारत से आज़ाद कराएंगे और आज़ादी की लड़ाई लड़ता था। इसका संस्थापक था मकबूल भट्ट, जिसे बाद में भारत में फांसी की सजा दी गई थी। तो हाशिम कुरैशी कहता है कि इस नेशनल लिबरेशन फ्रंट के 36 आतंकवादियों को रिहा किया जाए और वो पाकिस्तान सरकार से मिलने की इच्छा व्यक्त करता है। दोस्तों, ये हाशिम कुरैशी 1969 से भारत और पाकिस्तान के बीच यात्राएं करता है। अक्सर पेशा बढ़ जाता था, जहाँ इसके कुछ रिश्तेदार भी शायद रहते थे। इसी दौरान यह नेशनल लिबरेशन फ्रंट के संस्थापक मकबूल भट्ट के संपर्क में आया और उन्हीं के माध्यम से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में आया। इसने खुद माना कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने उससे कहा कि वो भारत से एक इंडियन एयरलाइंस के विमान का अपहरण कर ले और उस विमान को लेकर लाहौर आ जाए। इससे पाकिस्तान का काफ़ी बड़ा मकसद पूरा हो जाएगा। ये इस बात के लिए तैयार हो गया। फिर ये एक बार जब विस्फोटक और हथियार लेकर भारत पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करता है और पाकिस्तान से भारत में घुसता है, इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूछताछ में इसे भारत की खुफिया एजेंसियों के सामने यह मानता है कि हाँ, मैं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए संपर्क के लिए काम कर रहा हूँ। पूछताछ के बाद रिहा हो जाता है और उसके बाद ये जहाज का अपहरण करता है। जब वो पाकिस्तान सरकार को सूचना मिलती है कि जहाज का अपहरण हुआ है, जहाज लाहौर हवाई अड्डे पर उतर चुका है, उस वक्त तक पाकिस्तान में आम चुनाव हो चुके थे और बहुमत शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी को मिला था। याह्या खां शेख मुजीबुर रहमान को सत्ता सौंपने को तैयार नहीं थे। जुल्फ़िकार अली खान भुट्टो या मुजीबुर रहमान से बातचीत कर रहे थे, लेकिन जब भुट्टो को खबर मिली तो वो लाहौर हवाई अड्डे पर आ जाते हैं और वो जहाज में जाते हैं, हाशिम कुरैशी से बात करते हैं। हाशिम कुरैशी से कहते हैं कि सभी यात्रियों को रिहा कर दो, लेकिन जहाज पर कब्जा रखो। यात्रियों को हाशिम कुरैशी भुट्टो की बात मान लेता है, सभी यात्रियों को छोड़ देता है और पाकिस्तान सरकार एक 4 व्हीलर में बैठाकर उन्हें सड़क के रास्ते भारत में सुरक्षित छोड़वा देती है। जहाज से उतरने से पहले भुट्टो हाशिम कुरैशी को गले लगाते हैं और जहाज से नीचे उतर आते हैं। उसके बाद भारत सरकार दबाव डालती है कि हाशिम कुरैशी को, अशरफ कुरैशी को गिरफ्तार किया जाए और जहाज को मुक्त करके जहाज को वापस भेजा जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। भारत सरकार कहती है कि भारत किसी भी आतंकवादी को नहीं छोड़ेगा, वो 36 का एक आतंकवादी को भी नहीं छोड़ेगा। उसके बाद लाहौर हवाई अड्डे पर भारत के एयरलाइंस के विमान को विस्फोट को से उड़ा दिया जाता है प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार। और भारत सरकार का आरोप है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने अपने विस्फोटकों से इंडियन एयरलाइंस के विमान को विस्फोटकों से उड़ा दिया। भारत इसके खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराता है। हाशिम कुरैशी पाकिस्तान के अंदर एक हीरो के रूप में पेश होता है। वो पाकिस्तान के अंदर आजाद घूमता है और अखबारों में उसके इंटरव्यू छपते हैं। अखबार उसे हीरो के रूप में दिखाते हैं पाकिस्तान की जनता को। दोस्तों, जिस वक्त तक ये सब कुछ हुआ, पश्चिमी पाकिस्तान जो पाकिस्तान है, इससे पाकिस्तान की एयरलाइंस के जो जहाज पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश है, जब पूर्वी पाकिस्तान जाते थे तो वो भारतीय वायु क्षेत्र से होकर जाते थे, क्योंकि भारतीय वायु क्षेत्र से जाकर होना उन्हें शॉर्ट रास्ता पड़ता था। उनका ईंधन कम खर्च होता था, उनका समय कम खर्च होता था और उनकी लागत कम होती थी, जिसकी वजह से टिकट भी कम पड़ता था, तो पाकिस्तान के यात्रियों को सुविधा होती थी। लेकिन जब भारत के जहाज का अपहरण हुआ और भारत के जहाज को लाहौर हवाई अड्डे पर विस्फोट से उड़ा दिया गया, भारत सरकार ने तय किया कि अब हम पाकिस्तान को अपना वायु क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं करने देंगे और उसने इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया।
और पाकिस्तान से कहा कि अब पश्चिम पाकिस्तान से जो जहाज आपके पूर्वी पाकिस्तान जाने हैं उनके लिए आप वैकल्पिक रास्ता देखें। वैकल्पिक रास्ता बहुत लंबा था, बहुत महंगा था, ज़्यादा समय लग रहा था, ज़्यादा ईंधन खर्च हो रहा था, ज़्यादा महंगा टिकट हो गया था। पाकिस्तान ने श्रीलंका से कहा कि आप हमें रिफ्यूलिंग की सुविधा दे दो। भारत ने श्रीलंका पर दबाव डाला, श्रीलंका ने मना कर दिया पाकिस्तान से। अब पाकिस्तान ने दूसरा रास्ता ढूंढा, पाकिस्तान पे ऊपर भारत दबाव डालता रहा कि आप हाशिम कुरैशी को, अशरफ कुरैशी को गिरफ्तार करिए और वरना इन्हें हमें दीजिए। इसी दौरान जब पाकिस्तान को वायु क्षेत्र का प्रतिबंध, वायु क्षेत्र पर का इस्तेमाल करना प्रतिबंधित कर दिया और पाकिस्तान के जहाज़ों पर परेशानी होने लगी, पाकिस्तानी एयरलाइंस को दिक्कतें होने लगी, तो पाकिस्तान के कुछ सुरक्षा विशेषज्ञों ने एक आशंका जाहिर करी कि ऐसा हो सकता है हाशिम कुरैशी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए भी काम कर रहा हो और भारत की खुफिया एजेंसी के लिए भी काम कर रहा हो। क्योंकि उन्होंने कहा कि इस जहाज के अपहरण से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ। बस पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को इंटरनेशनल दुनिया पूरी दुनिया के सामने तो ले आया, लेकिन पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। नुकसान ये हो रहा है कि भारत ने इसके आधार पर वायु क्षेत्र का इस्तेमाल करने से रोक दिया, तो भारत पाकिस्तान की एयरलाइंस को ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा, पाकिस्तान के यात्रियों की जेब ढीली हो रही है। तो उन्होंने पाकिस्तान की सरकार से कहा कि आप इस बात की जांच करें कि कहीं हाशिम कुरैशी डबल गेम तो नहीं खेल रहा है। दोस्तों, इसी दौरान याह्या खान मुजीबुर रहमान को सत्ता से अपने से इनकार कर देते हैं और पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह हो जाता है। हाशिम कुरैशी जब भारत सरकार लगातार दबाव डालती है तो हाशिम कुरैशी को गिरफ्तार कर लेती है पाकिस्तान सरकार, और भारत सरकार के दबाव पर पाकिस्तान की अदालत में अशरफ कुरैशी और हाशिम कुरैशी पर मुकदमा चलता है और 1980 में पाकिस्तान की अदालत 19 साल की जेल की सजा सुनाती है, इन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है। 2000 में हाशिम कुरैशी को रिहा किया जाता है, अशरफ कुरैशी को उससे पहले ही रिहा हो गया था, उसकी सजा कुछ कम थी। अब पाकिस्तान की जेल से रिहा होकर हाशिम कुरैशी हॉलैंड चला जाता है और हॉलैंड में रहने लगता है। इसी दौरान भारत के एक खुफिया एजेंसी के प्रमुख, रॉ के प्रमुख हॉलैंड जाते हैं। हाशिम कुरैशी उनके पास एक संदेश भेजता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। अब वो संकोच में पड़ जाते हैं कि ये व्यक्ति जो विमान अपहरण का दोषी है, जिसे पाकिस्तान में सजा मिली है, मैं इससे मिलूं या ना मिलूं। लेकिन वो सोचते हो सकता है कुछ हमारे लिए कुछ काम का संदेश दे या कुछ हमारे लिए काम करना चाहता हो। वो खबर भेजते हैं कि भाई मैं हॉलैंड में नहीं मिलूंगा, यहाँ से खबर लीक हो जाएगी, इसलिए किसी तीसरे स्थान पर मिलने की व्यवस्था करो। आखिरकार एक तीसरे देश में भारत के रॉ के प्रमुख और हाशिम कुरैशी की मुलाकात होती है। यहाँ पर हाशिम कुरैशी उनके सामने एक पेशकश करता है कि मैं भारत की खुफिया एजेंसी के लिए काम करना चाहता हूँ, मेरा परिवार श्रीनगर में रहता है और मैं भारत वापस आना चाहता हूँ, आप मेरे भारत आने का रास्ता प्रशस्त करवा दीजिए। मैं भारत की खुफिया एजेंसी के लिए काम करूंगा और भारत के लिए मदद करूंगा। वो खुफिया एजेंसी के प्रमुख भारत सरकार से क्या कहते हैं कि इसको भारत आने दिया जाए, हो सकता है हमें इससे कुछ मदद मिले, या वो कुछ और जो भी जानकारी उनके पास उसके बारे में होती है वो भारत सरकार को देते हैं। भारत सरकार उसको भारत आने की इजाज़त दे देती है। वो जैसे ही दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरता है, भारत की खुफिया एजेंसियां उसे गिरफ्तार कर लेती हैं और तिहाड़ जेल में बंद करती हैं और उससे पूछताछ की जाती है। कुछ दिनों की पूछताछ के बाद उसे जेल से रिहा कर दिया जाता है और फिलहाल हाशिम कुरैशी श्रीनगर में रहता है। इसके 2 बच्चों की शादी हुई, दोनों की शादी इसने बाद में करी। एक की शादी दुबई में हुई। इसने अपने बच्चों की शादी में खुफिया एजेंसी के उस प्रमुख को
जिनसे इसकी मुलाकात हुई उनको आमंत्रित किया। जब इसके दूसरे बच्चे की शादी हुई तो उस खुफिया एजेंसी के प्रमुख ने इसके पास संदेश भेजा कि भाई मैं तो मिलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऐसा ना हो कि मैं तुमसे मिलने आऊँ तो इससे तुम्हारी बदनामी हो जाए और पाकिस्तान और कश्मीर में तुम भाई आरोप लगे कि तुम भारत की खुफिया एजेंसी के लिए काम करते थे। उसने कहा आप निश्चित रहो, आप आ जाओ मेरे यहाँ शादी में, अब मैं यहाँ वेल सेटल्ड हूँ। वो कश्मीर की आज़ादी के लिए अब भी लड़ाई लड़ता है, अब भी कश्मीर के भारत के खिलाफ लेख लिखता है वो अखबारों में। उसने अब कई किताबें भी लिख दी हैं। ये उसकी शादी में जाते हैं। अब एक नाटकीय मोड़ कब आता है? वो नाटकीय मोड़ तब आता है जब भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख, रॉ के कुछ लोग जो सेवा से रिटायर हो जाते हैं उसके बाद अपनी किताबें लिखते हैं। अब वो अपनी किताबों में लिखते हैं कि जब हाशिम कुरैशी को पाकिस्तान से विस्फोटक और हथियार लेकर भारत आते समय हमने भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर गिरफ्तार किया था, तब पूछताछ में हाशिम कुरैशी ने हमें ये बात बताई थी कि मैं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करता हूँ और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने मुझे भारत के एयरलाइंस के एक जहाज का अपहरण करने की जिम्मेदारी सौंपी है। वो लिखते हैं कि हमने काफ़ी विचार विमर्श किया, हमारी निगाह पाकिस्तान की गतिविधियों पर थी और हमें यह पूरा विश्वास था कि याह्या खां मुजीबुर रहमान को सत्ता नहीं सौंपेंगे और पाकिस्तान में आंतरिक संघर्ष खड़ा हो जाएगा और वो संघर्ष इतना व्यापक हो सकता है कि भारत की सेना को हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। तो हम पाकिस्तान की जो एयरलाइंस हमारा वायु क्षेत्र इस्तेमाल कर रही थी उसको रोकना चाहते थे, लेकिन रोकने के लिए हमें कुछ बहाना चाहिए था। पूरी दुनिया कहती कि क्यों रोक रहे हो, पाकिस्तान भी कहता है क्यों रोक रहे हो। तो हमने सोचा कि इसको इस जहाज का अपहरण करने दो, इसको जहाज का अपहरण करने दो, और जब ये जहाज का अपहरण करेगा तो उसके बाद हम इस जहाज के अपहरण का नाम लेकर पाकिस्तान की एयरलाइंस पर भारत के वायु क्षेत्र का इस्तेमाल करने से रोक देंगे। और यदि पाकिस्तान में विद्रोह होता है तो पाकिस्तान की सेना से पहले भारत की सेना पूर्वी पाकिस्तान में पहुंच जाएगी और अपनी निर्णायक कार्रवाई कर सकती है। बाद में ऐसा हुआ भी। याह्या खान ने शेख मुजीबुर रहमान को सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया। शेख मुजीबुर रहमान के अवामी लीग ने विद्रोह कर दिया, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई शुरू कर दी और कहा हम पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। पाकिस्तान की जो सेना पूर्वी पाकिस्तान में थी उसने बंगाली मुसलमानों पर जुल्म उठाने, बंगाली मुसलमानों पर और बंगाली हिंदुओं पर, सही कहो तो बंगाली भाषियों पर जुल्म उठाने शुरू कर दिए। सैकड़ों हजारों लाखों कत्लेआम हुए, वो एक अलग विषय। अब बंगाली भाषी जो लोग थे वो पाकिस्तान की सेना से भिड़े हुए थे, वो पाकिस्तान की सेना पर भारी पड़ रहे थे। पाकिस्तान की सेना को जरूरत महसूस हो रही थी कि और सेना है। ऐसे में भारत की सेना ने हस्तक्षेप किया और इससे पहले कि पश्चिमी पाकिस्तान से सेना, पाकिस्तान की सेना पूर्वी पाकिस्तान पहुंचे, भारत की सेना पूर्वी पाकिस्तान पहुंच गई और बांग्ला भाषियों की मदद में पाकिस्तान की सेना से भिड़ गई। मतलब उसने बांग्ला भाषियों की मदद करी और चूंकि भारत की सेना पहले पहुंच गई, वो पाकिस्तान की सेना पे हावी हो गई, उसने निर्णायक कार्रवाई कर ली और पाकिस्तान की सेना को अंततः पराजित कर दिया। आपको पता होगा 1971 की लड़ाई में 93,000 पाकिस्तान के सैनिकों ने और नागरिकों ने भारत की सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था और पूर्वी पाकिस्तान एक नया राष्ट्र बांग्लादेश के रूप में उदय हुआ। दोस्तों, अब सवाल यह है, भारत सरकार ने औपचारिक रूप से आज तक कुछ नहीं कहा कि जहाज का अपहरण भारत की खुफिया एजेंसियों की सहमति से हुआ, और पाकिस्तान की सरकार ने भी औपचारिक रूप से ये नहीं माना है आज तक कि उस जहाज का अपहरण पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने कराया। सच क्या है
और झूठ क्या है। फिलहाल मैंने फैक्ट्स दोनों आपको बता दिए। खुफिया एजेंसियों के खेल ऐसे होते हैं। दोनों कई देशों की खुफिया एजेंसियां इसी तरीके टकराव करती हैं कि आम जनता को ये पता नहीं लग पाता कि घटना घटित किसने करी। घटना को घटित करने के पीछे उद्देश्य इस एजेंसी का था या उद्देश्य उस एजेंसी का था, या इस घटना के घटित होने से दोनों देशों के कुछ मकसद पूरे हो रहे थे। यही खुफिया एजेंसियों के खेल होते हैं। दोस्तों, अब आप खुद अनुमान लगाते रहिए कि ये खेल क्या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का था या खेल भारत का था, या खेल पाकिस्तान का ही था लेकिन पाकिस्तान के खेल में भारत की एजेंसियों ने अपना खेल देख लिया और अपना फायदा देख लिया। दोस्तों, ये आपके लिए सोचने का विषय है। मैं आपको भी छोड़ता हूँ और अपने वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूँ और आपसे निवेदन कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही रोचक विषयों को लेकर आपके सामने आता रहूँगा और आपको सोचने के लिए विषय छोड़ता रहूँगा। आप सभी को विश्वपति का बहुत बहुत नमस्कार।